Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आज का जो एमसीक्यूज़ हम लोग देखेंगे वो भी आधुनिकता से संबंधित है। अपने एमसीक्यूज़ शुरू करने से पहले पिछले एमसीक्यूज़ में जो क्वेश्चन छोड़े थे उसका आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया है। चलिए देख लें। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा है वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है? ए गिडेंस, बी आर मर्टन, सी धनाग्रे, डी एम फेराल्टी। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर बताया गया था। तो यहाँ 15 का आंसर क्या हमारा होगा? बी आर रॉबर्टसन। वैश्वीकरण विश्व चेतना की बात रॉबर्टसन महोदय करते हैं। तो 15 का आंसर हो गया यहाँ बी। सही उत्तर देने वालों में है अविनाश भाई पटेल, आलोक कुमार यादव, सागर सैनी, विनुदशा, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, रेखा मदेशिया, ज्योति सैनी, झंडा तला 2 मलिहाबाद, बेबी डॉल, एडवोकेट राजीव राठौर, रेखा द्विवेदी, सुप्रिया द्विवेदी, सुबुरुल हसन। इन लोगों ने सही उत्तर दिया है और यह बहुत ही अच्छी बात है। खैर ये एक रिपीटेड क्वेश्चन था, इसका आंसर बताया गया था, तो मुझे उम्मीद थी कि और भी ज़्यादा लोग इसको रिप्लाई कर सकते थे। आप लोग जो लोग भी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको रिप्लाई ज़रूर करें, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी समझ पाऊँगी कि हाँ आप कुछ इससे लाभान्वित हो रहे हैं, आप कुछ स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए आज का एमसीक्यूज़ अब शुरू करते हैं। देखते हैं एमसीक्यूज़ 57 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1, वह कौन है जिसके अनुसार वैश्वीकरण विश्व चेतना को घनीभूत करने वाला प्रक्रिया है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा उसमें भी वैश्वीकरण विश्व चेतना की बात थी, इसमें भी क्या है, वैश्वीकरण विश्व चेतना की बात आ रही है। वैश्वीकरण विश्व चेतना की ऑप्शन में है ए गिडिंग्स, बी रॉबर्टसन, सी धनाग्रे, डी फेराल्टी। तो वैश्वीकरण और विश्व चेतना की बात कौन करेगा? आप लोग आसानी से बता सकते हैं, आर रॉबर्टसन, अर्थात हमारा आंसर क्या हो गया ए का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह से क्वेश्चन के जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं या फिर क्वेश्चंस के कुछ शब्दों को ध्यान देना चाहिए कि कौन से समाजशास्त्री, कौन से विद्वान किस तरह के शब्दों का चयन करते हैं, किस फील्ड में काम करते हैं, किस चीज़ पर उनकी विशेषज्ञता है। तो ये सब बातों का थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको न ही उसका उत्तर सटीक नहीं जानते हुए भी आप उसका हल निकाल सकते हैं अनुमान में। तो चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिकता से आधुनिक सांस्कृतिक प्रभावों का प्राधान्य आता है और परंपराओं में बदलाव आता है। क्वेश्चन के अनुसार आधुनिकता से आधुनिक सांस्कृतिक प्रभाव आता है, आधुनिकता आने से सांस्कृतिक प्रभाव क्या क्या होता है? इसमें ऑप्शन है, इसमें पहला कह रहा है कि जनजातीयतावाद का उन्मूलन करने से, बी विधिक प्रतिमानों को लागू करने से, तीसरा आय बढ़ाने से, चौथा राज्य की प्रभुता को मजबूत बनाने से। तो आधुनिकता के अंतर्गत जब हम गिडिंग्स को पढ़ेंगे तो राज्य की निगरानी की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं। तो इस तरह से वो मेन 4 पॉइंट बताते हैं, आधुनिकता का लक्षण बताते हैं। तो उनमें उनको देखें या फिर इस तरह से भी अपने अध्ययन को देखें तो आधुनिकता में क्या है, जनजातीयवाद का उन्मूलन करना यह आधुनिकता नहीं है। विधिक प्रतिमानों को लागू करना, आय बढ़ाना, राज्य की प्रभुता को मजबूत बनाना, ये सभी क्या है, आधुनिकता से आधुनिक सांस्कृतिक प्रभावों में बदलाव आता है, उसके प्रभाव बढ़ते हैं और परंपरा में बदलाव आता है। तो 2 का यहाँ आंसर हमारा क्या बनता है? डी। 2, 3 एंड 4 सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम
आधुनिक अर्थव्यवस्था के नेटवर्क का सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है। जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसका रूप प्रस्तुत कौन करता है? ए उत्पादन निवेश वितरण उपभोग, बी वितरण उत्पादन निवेश उपभोग, सी उत्पादन वितरण निवेश उपभोग, डी निवेश उत्पादन उपभोग वितरण। तो अगर हम देखें तो किसी भी उत्पादन प्रणाली में क्या होता है? पहले निवेश होगा, फिर उत्पादन होगा, उपभोग होगा और वितरण होगा। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। 3 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समाज में आधुनिकीकरण के बारे में निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आधुनिकीकरण के बारे में क्या सही है? ए विसरण तथा प्रसंस्कृतिकरण, बी उद्विकास तथा प्रसंस्कृतिकरण, सी उद्विकास तथा विसरण, डी उद्विकास तथा पुनर्जन्म। अगर हम देखें उद्विकास तथा पुनर्जन्म तो ये क्या है? उद्विकास मतलब स्वतः विकास, नेचुरली समाज धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है, और पुनर्जन्म फिर से जन्म लेना, तो ये आधुनिकीकरण के लक्षण नहीं है, आधुनिकीकरण को ये क्लियर नहीं करते हैं। उद्विकास और विसरण, विसरण मतलब एक संस्कृति का फैलना, अपने सांस्कृतिक क्षेत्र से बाहर की तरफ फैलना, तो ये क्या है? विसरण कहलाता है। तो विसरण तो आ सकता है लेकिन उद्विकास नहीं आ सकता। उद्विकास तथा परसंस्कृतिकरण, परसंस्कृतिकरण आ सकता है लेकिन उद्विकास नहीं आ सकता है। आधुनिकीकरण क्या है? इसका मेन इसमें संयोजन क्या है? विसरण तथा परसंस्कृतिकरण। अर्थात ये क्या है? जो आधुनिकीकरण की जो संस्कृति है वो फैलती है और एक दूसरे द्वारा ग्रहण की जाती है, तो ये इसका आंसर हमारा 4 का हो जाता है ए विसरण तथा परसंस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसने यह कहा आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? ए पीटर हैमिल्टन, बी जॉर्ज रिट्जर, सी वार्नर सोमपार्ट, डी एंथनी गिडिंग्स। तो इसका आंसर बहुत इजी, आधुनिक समाज को भगोड़ा समाज कौन कहता है? गिडिंग्स महोदय कहते हैं। तो 5 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने संरचनात्मक आधुनिकीकरण की पहचान भारत के सशक्त पक्ष के रूप में की है? क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, किसने संरचनात्मक आधुनिकीकरण की पहचान भारत के सशक्त पक्ष के रूप में की है? ए एम एन श्रीनिवास, बी योगेंद्र सिंह, सी गुरनार मिडल, डी क्लिफर्ड गिड्ज। तो अगर हम देखें संरचनात्मक आधुनिकीकरण और भारत में संरचनात्मक आधुनिकीकरण की बात एम एन श्रीनिवास और एस सी दुबे महोदय करते हैं, तो यहाँ हमारा आंसर क्या बन जाता है? ए एम एन श्रीनिवास। तो हमारा आंसर हो गया 6 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? अर्थात भारत को फिर से जागृत करने में, आधुनिक भारत का निर्माण करने में जनक किसको मानते हैं? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर हम देखेंगे सामाजिक आंदोलन की, जब हम बात करेंगे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, जिस पर वीडियो बना हुआ है आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, तो वहाँ हम लोग देखेंगे सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सामाजिक परिवर्तन की बात की थी। उन्होंने ही सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन के बारे में सोचा और आंदोलन चलाया, ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो 7 का आंसर हमारा हो जाता है ए, आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो 7 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं हैबरमास ने आवश्यक बताई हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ कुछ कूट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि हैबरमास ने कौन सी आधुनिकता की विशेषताएं बताई हैं। एक है प्रजातंत्र, दूसरा पूंजीवादी, तीसरा सार्वजनिक क्षेत्र, चौथा तार्किकता। तो अगर देखें तो ये सभी आधुनिकता के विशेषताएं हैं। प्रजातंत्र होती है, पूंजीवादी समाज होता है, सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, तार्किकता होती है। तो ये सारे लक्षण आते हैं, अर्थात 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है उपरोक्त सभी।
उपरोक्त चारों हो जाएंगे, तो 8 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक आधुनिकीकरण की विशेषताएं हैं? आधुनिकीकरण की विशेषता कौन सी है? ए, संरचनात्मक विभेदीकरण की वृद्धि, बी, प्रदत्त अभिमुखता, सी, विसारित संबंध, डी, जाति भक्ति। आधुनिकीकरण में जाति भक्ति नहीं होती, विस्तारित संबंध नहीं होते, प्रदत्त नहीं, अर्जित अभिमुखता होती है, संरचनात्मक विभेदीकरण की वृद्धि होती है। इसमें कई तरह के वर्ग होते हैं, कई तरह की विभेदीकरण होता है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। आधुनिकीकरण क्या है? संरचनात्मक विभेदीकरण की वृद्धि करता है। तो 9 का आंसर हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उस विचारक का नाम दीजिए जिसने आधुनिकीकरण पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं। आधुनिकीकरण की बात कौन नहीं करता है, इसको हमें बताना है। ए, वाई सिंह, बी, एस.सी. दुबे, यहाँ एस.सी. होगा, एस.सी. दुबे, सी, एम.एन. श्रीनिवास, डी, ऑस्कर लेविस। तो आप सभी जानते हैं एम.एन. श्रीनिवास भी आधुनिकता की बात करते हैं, एस.सी. दुबे भी करते हैं, वाई सिंह भी करते हैं। ऑस्कर लेविस महोदय, यह गरीबी की संस्कृति से संबंधित इनका सिद्धांत है। यह गुट की अवधारणा की बात करते हैं, गुटबाजी की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से इनका अध्ययन गरीबी और गुटबाजी पर है। तो यहाँ 10 का आंसर हमारा क्या मिलता है? डी, ऑस्कर लेविस। 10 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सतत विकास से अभिप्राय है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहेंगे? ऑप्शन ए, स्वयं संचालित एवं स्व अग्रसारित आर्थिक वृद्धि, बी, बचत एवं विनियोजन का उच्च दर, सी, आर्थिक वृद्धि को स्वचालित बनाना, डी, पर्यावरण को अस्त व्यस्त किए बिना आर्थिक वृद्धि। तो अगर हम देखेंगे तो सतत विकास का अर्थ यही होता है कि हम पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचाएं और हम अपनी आर्थिक वृद्धि भी करें, जिससे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रह सके, संसाधनों का लाभ ले सके। अर्थात सतत विकास का यहाँ अर्थ क्या होगा हमारा? पर्यावरण को अस्त व्यस्त किए बिना आर्थिक वृद्धि करना ही सतत विकास कहलाता है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन यंत्र रचना सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ए, लियोनिड हर्विज, बी, अमर्त्य सेन, सी, एरिक मॉस्किन, डी, रोजर मायरसन। तो 12 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ बी, अमर्त्य सेन। 12 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखी है? ए, एम.एन. श्रीनिवास, बी, एम.एस. गोरे, सी, योगेंद्र सिंह, डी, एम.एस. राव। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन यह बुक कौन लिखता है? योगेंद्र सिंह की यह बुक है। तो हमारा आंसर 13 का हो जाता है सी। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यह बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह एग्ज़ामिनेशन में बहुत बार पूछ चुका है और इसकी आने की संभावना भी रहेगी, क्योंकि यह योगेंद्र सिंह की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। तो ठीक 13 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फ्रेडरिक जेमिसन के अनुसार सांस्कृतिक प्रभु का आशय, जेमिसन महोदय ने सांस्कृतिक प्रभु की जो अवधारणा दी है उसका क्या अर्थ है? ए, सांस्कृतिक दृष्टि से संप्रभु जाति, बी, वह संस्कृति जो अन्य संस्कृतियों पर हावी हो, सी, अत्यंत विस्वरूपात्मक, डी, सांस्कृतिक दृष्टि से प्रभावशाली व्यक्ति। तो सांस्कृतिक दृष्टि से संप्रभु जाति, प्रभावशाली व्यक्ति, इन सब की बात जेमिसन महोदय नहीं करते हैं। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक जेमिसन महोदय की जो अवधारणा है वो क्या है? सांस्कृतिक प्रभु का उनका आशय कहने का ये होता है कि जो आधुनिक समाज है, जो आधुनिकीकरण आया हुआ है, वो क्या है? इसमें मुख्य रूप से यह क्या खिचड़ी संस्कृति है, अर्थात बहुत सारी संस्कृतियों का मेल जोल है, मिला हुआ है, किसी एक को नहीं अलग नहीं कर सकते हैं।
तो इसका क्या नाम देते हैं? ये पेस्टिस संस्कृति कहते हैं। पेस्टिस संस्कृति, जिसे ये कहते हैं खिचड़ी संस्कृति की भी अवधारणा देते हैं। और ये कहते हैं कि पुरानी कलाकृतियों की नकल मात्र है। आज की जो संस्कृति है, जो आज की जो क्या है, वो सब सिर्फ पुरानी चीज़ों को नए रूप में प्रकट दिया जा रहा है। और संस्कृति का क्या है? पन्नीकरण हो गया है। हर चीज़ बिकने लगी है। हर कल्चर का जो हमारे कल्चर हमारे लोकल स्तर तक थे, वो क्या है? उसका पन्नीकरण हो गया है। वो भी मार्केट में मिल जाती है, तो बिकने लगी है। तो अर्थात यह क्या है? विषम रूपात्मक है। इसका कोई रूप नहीं रह गया है, विषम रूपात्मक। बहुत सारे इसके रूप हो गए हैं। तो 14 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। यहाँ 2 कॉलम दिए हुए हैं। एक में अवधारणाएं दी हुई हैं और दूसरे में उससे संबंधित विद्वानों के नाम हैं। तो जोखिम भरा समाज कौन बताता है? भगोड़ा समाज कौन बताता है? देखिए यहाँ भगोड़ा होगा। और तार्किक समाज की बात कौन करता है? नागरिक समाज की बात कौन करता है? इसका आंसर आप लोग देंगे। और इसका क्लू मैंने पिछले वीडियो में MCQs 56 में ऑलरेडी दिया हुआ है और बहुत इजी भी है। तो चलिए 15 का आंसर आप लोगों के लिए मैं छोड़ रही हूँ। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी तैयारी है आप लोग की, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो 15 का आंसर ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके लिखिए। आई थिंक ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.